हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने आकाशवत, प्रकाशवत, समयवत इन सदिशों के बारे में पढ़ लिया था और हमने बता दिया था कि अब अपन लोग चतुर्विम सदिश के बारे में पढ़ेंगे जिसमें 4 दिशाएं होंगी। ठीक है, यानी कि किसी भी बिंदु को पहले हम लोग किसी भी कण के बिंदु को एक्स वाई जेड से दिखाते थे, अब एक्स वाई जेड के साथ आयोटा सी टी और इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो अपन लोग टॉपिक डालेंगे चतुर्विम सदिश संरूपण। इसमें लिखेंगे आकाश में किसी बिंदु को 4 निर्देशांकों, आकाश में किसी बिंदु को 4 निर्देशांकों, कौन कौन से, एक्स वाई जेड आयोटा सी टी द्वारा प्रदर्शित करें तो आकाश में किसी बिंदु को 4 निर्देशांकों एक्स वाई जेड आयोटा सी टी द्वारा प्रदर्शित करें तो इस आकाश को, इस आकाश को चतुर्विम आकाश कहते हैं। कौन सा आकाश कहते हैं? चतुर्विम, क्योंकि इसमें 4 विमाएं हैं, एक समय वाली विमा और जुड़ गई। प्रदिश संकेतन पद्धति में, प्रदिश में क्या होता है? देखिए, एक से ज्यादा दिशाएं होती हैं। x को तो x1 लिखा जाता है, y को x2 लिखा जाता है, z को x3 लिखा जाता है और आयोटा सी टी को x4 लिखा जाता है। और कोई भी सदिश था, उसका वर्ग क्या होता था? लंबाई का वर्ग अपन करते थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस आयोटा सी टी का स्क्वायर। वहां पे हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे अपन लोग? चतुर्विम सदिश की लंबाई का वर्ग, चतुर्विम सदिश की लंबाई का वर्ग। एस स्क्वायर हम करते थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस आयोटा सी टी का स्क्वायर, यही करते थे। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? और अगर वैसे लिखें तो इसको समेशन की फॉर्म में, समेशन म्यू बराबर 1 से लेके 4 तक x म्यू स्क्वायर, 1 रखेंगे तो x1 स्क्वायर, 2 रखेंगे x2 स्क्वायर, 3 रखेंगे x3 स्क्वायर और 4 रखेंगे x4 स्क्वायर। नोट करो इसको यहां तक। ये है एस निर्देश तंत्र में। एस डैश में सिर्फ में सब में डैश डैश लग जाएगा। बहुत सिंपल टॉपिक्स है ये। पॉज करके एक बार नोट कर लिया करो। अब आगे करेंगे
आगे लिखेंगे, हम जानते हैं कि सदिश लंबाई का वर्ग हम जानते हैं कि सदिश लंबाई का वर्ग सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में नियत रहता है। ये तो अपन ने ये यूनिट जब शुरू हुई थी तभी पढ़ लिया था कि सदिश की लंबाई का वर्ग जो है वो सभी में कैसा रहेगा, नियत रहेगा। इसीलिए एस स्क्वायर जो है वो बराबर होगा एस डैश स्क्वायर के। एस स्क्वायर का मान था म्यू बराबर 1 से 4 एक्स बी स्क्वायर, और डैश वाले में क्या आ जाएगा 1 से 4 तक और एक्स म्यू बस ये डैश का स्क्वायर आ जाएगा। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 2। फर्स्ट वाली को मैंने इक्वेशन शायद कोई दी नहीं थी, नहीं दी थी तो इसको भी मत दो, और अगर दी थी तो इसको 2 दे देना। अब अपन लोग लॉरेंज रूपांतरण समीकरणों को बदलेंगे। देखिएगा, पहले हमारी एक्स वाई जेड और टी में थी, अब उनको एक्स वाई जेड और आयोटा सी टी में बदला जाएगा। हमें अब पहले लॉरेंज रूपांतरण समीकरण ने एक्स वाई जेड और टी में थी, अब हमें उनको बदलना है x1, x2, x3 और x4 में, और x4 क्या है आयोटा सी टी है, उसमें बदलना है। ठीक है, तो अब आगे का काम करेंगे। अब लिखेंगे लॉरेंज रूपांतरण समीकरणों से क्या होता है। देखिए, एक्स डैश होता था गामा एक्स माइनस वी टी होता था। अपन को क्या चाहिए x1, इसको तो लिख देंगे हम लोग x1 डैश गामा, ये हो गया x1। हमें इसको आयोटा सी टी में बदलना है, तो आयोटा सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। v आयोटा सी से डिवाइड किया और आयोटा सी से मल्टीप्लाई किया। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा x4, आयोटा कभी नीचे रहता नहीं है, आयोटा नीचे नहीं रहता तो आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x1 डैश बराबर गामा x1, आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, आयोटा स्क्वायर माइनस और ये प्लस, यहाँ पे क्या आया आयोटा v अपॉन सी, और ये आयोटा सी टी क्या होता है x4। अब यहाँ पे अपन लोग मान लेंगे एक नया कांस्टेंट, माना बीटा जो है वो है v अपॉन सी, तो गामा क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर। यहां से x1 डैश की वैल्यू क्या आई गामा x1 प्लस आयोटा बीटा x4। ये हमारे लॉरेंज इक्वेशन जो है, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, लॉरेंज रूपांतरण समीकरणों का प्रथम समीकरण जो है उसका नया रूप आ गया, जो कि x1 x4 में आई है। लिखो इसको। आगे यहाँ लिखेंगे तथा दूसरी इक्वेशन थी y डैश बराबर y डैश की जगह आ जाएगा x2 डैश बराबर हो गया x2। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन सेकेंड। z डैश था z के बराबर, यानी x3 डैश था
x3 के बराबर। फोर्थ थी, अब फोर्थ में यहां पे बनवाऊंगी। इस वाले को मिटा देती हूँ। अगला फोर्थ थी टी डैश इज इक्वल्स टू गामा टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, यही थी ना। यहां से अपन लोग क्या करेंगे, आयोटा सी चाहिए होता है तो आयोटा सी से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इनको टेंसर नोटेशन में यानी कि उन पद्धतियों में लिख देंगे। आयोटा सी टी डैश हो गया x4 डैश बराबर गामा, ये हो गया x4, ये माइनस देखो c से c कैंसिल, क्या बचा आयोटा v अपॉन c, और ये क्या बचा x1, v अपॉन c क्या होता है बीटा, तो x4 डैश बराबर गामा x4 माइनस आयोटा बीटा x1, और अगर x1 को पहले और x2 को बाद में ले जाऊं तो मैं x4 को बाद में ले जाऊं तो मैं माइनस आयोटा बीटा x1 प्लस x4, इक्वेशन हो गई फोर्थ। ये हमारे पास 4 इक्वेशंस होगी। अब लॉरेंज की इक्वेशंस ये वाली चलेंगी। नोट करो। उधर से मिटा देती हूँ। अतः सम्मिलित रूप में प्रदिश संकेतन में लॉरेंज रूपांतरण समीकरणें निम्न होंगी। कौन सी होंगी, दोबारा से लिख देते हैं। x1 डैश था गामा x1 प्लस आयोटा बीटा x4, x2 डैश बराबर x2, x3 डैश बराबर x3, x4 डैश बराबर गामा माइनस आयोटा बीटा x1 प्लस x4। नोट करो इनको, और इधर से मैं मिटा देती हूँ इसको। सारणिक रूप में लिखेंगे इसको। अगर इसको सारणिक रूप में लिखे, हमें किसके मान निकालने हैं, x1 डैश, x2 डैश, x3 डैश, x4 डैश, x1, x2, x3, x4। यहाँ पे देखो x1 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है गामा, x2 का पद उसमें है ही नहीं, जीरो, x3 का पद नहीं है, जीरो, x4 के साथ गुणा में क्या है आयोटा बीटा गामा। यहाँ पे x1 का नहीं है, x2 का कुछ 1 है, x3 का नहीं है, x4 का नहीं है, अगले में x1 का नहीं है, x2 का नहीं है, x3 का है, x4 का नहीं है,
और इस वाले में x1 का माइनस आयोटा बीटा गामा, x2 का नहीं है, x3 का नहीं है, x4 का हो गया गामा। ये हमारे पास इसका नोटेशन हो गया, नोट करो इसको। ये मैट्रिक्स कभी नहीं बदलती है। अगर आप चतुर्विम समवेग सदिश के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो ये जो मैट्रिक्स है, ये जो सारणिक है, ये कभी नहीं बदलेगी। यानी कि चाहे तुम यहाँ पर इन x1 x2 की जगह वेग रख लो, u1 u2 u3, चाहे त्वरण रख लो, चाहे बल रख लो, कुछ भी रख लो, पर ये मैट्रिक्स नहीं बदलेगी अगर वो चतुर्विम समवेग सदिश, चतुर्विम सदिश है। तो चतुर्विम सदिश में ये 4x4 4x4 4 पंक्तियां 4 स्तंभ की मैट्रिक्स नहीं बदलेगी। गामा 0 0 आयोटा बीटा गामा, इसको देखो तो ये एक तरह से एकांक जो मैट्रिक्स होती थी ना, एक ही मैट्रिक्स ऐसे कुछ होता था, एक ही सारणिक 1 0 0 1 वो है। और यहाँ पे ये आयोटा बीटा गामा, तो यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ गामा है तो यहाँ तो गामा ही रहेगा, यही रूप रहेगा। फटाफट नोट करो इसको। वो वाला मिटा देते हैं। अब देखना, अगर मैं मानूं x1 डैश का मुझे मान निकालना है, या फिर मैं मानूं ये सारणिक जो है ये कैसी है, ये सारणिक ऐसे मान लूँ मैं, ये है a11, ये a12, ये a13, ये a14, ये a21, a22, a23, a24, ये a31, a32, a33, a34, ये a41, ये a42, ये a43 और ये a44। इस तरह से मानो, यहाँ पे ये है जैसे x1 डैश x2 डैश, से समझने के लिए बता रही हूँ, लिखना नहीं है ये आपको, है ना। यहाँ से मेरे को x1 डैश की वैल्यू निकालनी है मान लो, तो क्या करेंगे, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से करेंगे, a11 x1, a12 x2, a13 x3, a14 x4। यहाँ देखो, जब आपको ये 1 निकालना था तो ये एक के साथ यहाँ ये वाली चीज तो 1 1 1 1 ही है, और ये 1 है तो ये वाला 1 है, ये 2 है तो ये वाला 2 है, ये 3 है तो ये वाला 3 है, ये 4 है तो ये वाला भी 4 है। यानी कि अगर मुझे x1 डैश लिखना है तो मैं क्या लिख दूंगी, समेशन a, ये 1 1 1 तो बदल नहीं रहा, यहाँ पे मैं कोई भी ऐसा चर लिख दूँ v, और जब ये बदल रहा है तो ये भी बदल रहा है xv। ये लिख सकती हूँ क्या, जहाँ पे v का मान कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 4 तक है। जब इसको मैं खोलूंगी तो पहले 1 रखोगे तो a11 x1 प्लस a12 x2, a13 x3, a14 x4। और अगर मैं यहाँ पे लिख दो, मान लो म्यू लिख दूँ, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा बस। और म्यू की वैल्यू क्या है, 1 से लेके 4 तक। सही है क्या। तो इस वाली सारणी को अपन इस रूप में लिख सकते हैं ना, तो वही करेंगे अब अपन। यहाँ पे वही चीज लिखनी है अपन को, वो सब समझाने के लिए था, कुछ भी नहीं लिखना आपको। लिखते हैं, अतः x म्यू डैश की वैल्यू निकालनी है, समेशन, जब ये x म्यू डैश है तो यहाँ पर ये a है जो मैट्रिक्स है उसका ये म्यू ही रहेगा, ये वाली चीज बदलेगी v, और यहाँ पे आएगा x v। म्यू v की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, 1 से लेके v की वैल्यू 1 से 4 तक, और म्यू की वैल्यू भी 1 2 3 एंड 4। डन, नोट करो इसको। अब ये तो अपने लिए था सदिश के लिए, किसके लिए, स्थितियों के लिए x y z को। अगर अपन कोई भी सदिश ले, मान लो वेक्टर a ले, तो उसमें भी सेम यही होगा। तो लिखेंगे आगे, पहले यहाँ तक नोट कर लो एक बार। अरे भाई इंग्लिश
लिख दी है। इससे तो वैसे तुम्हें वेयर का मतलब तो पता ही होगा, फिर भी लिख देती हूँ जहां। वैसे जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले हो उन्हें हिंदी मीडियम वाले हो जितने भी, उन्हें इंग्लिश के बारे में भाई जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आगे की जितनी भी स्टडीज है सारी इंग्लिश में ही होने वाली है, हिंदी में नहीं होने वाली है, ध्यान रखना। आगे लिखेंगे, इसी प्रकार यदि वेक्टर ए के घटक, इसी प्रकार यदि वेक्टर ए के घटक A1, A2, A3, A4 लॉरेंज रूपांतरण समीकरणों की भांति व्यक्त किए जाएं, लॉरेंज रूपांतरण समीकरणों की भांति व्यक्त किए जाएं, लॉरेंज रूपांतरण समीकरणों की भांति व्यक्त किए जाएं, तो ये जो वेक्टर ए होगा इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे चतुर्विम वेक्टर, चतुर्विम सदिश। पहले एक लाइन और लिखनी है इसमें, भांति व्यक्त किए जाएं तथा सदिश घटकों के वर्गों का योग, तथा सदिश घटकों के वर्गों का योग, यानी समेशन म्यू की वैल्यू 1 से 4 a म्यू स्क्वायर निश्चर रहे, निश्चर रहे तो वेक्टर ए को चतुर्विम सदिश कहते हैं। तो वेक्टर ए को चतुर्विम सदिश कहते हैं। एक बार इसको लिख लो, फिर इसको बताते हैं कि आखिर ये कह क्या रहा है। यहां से मिटा देती हूँ। देखिए इसका मतलब ये है कि अभी अपन ने जैसे x1, y1, z1 और x1, y1 बोल रही हूँ, x1, x2, x3 और x4 की वैल्यूज निकाली थी। तो हमने एक चीज देखी थी शुरू में, समेशन ऑफ x म्यू स्क्वायर जो था यानी सदिश वर्ग का योग, वो कैसा था, निश्चर था, यानी हर जड़त्वीय निर्देश तंत्र में वो कैसा था, निश्चर था। समझ रहे हो? वही चीज, पहली चीज तो ये वाली कंडीशन कि इसके घटकों के वर्गों का योग निश्चर रहे, घटक x म्यू 1, 2, 3, 4 उनके घटकों के वर्गों का योग, घटकों के वर्गों का योग कैसा रहे, निश्चर रहे, पहली शर्त। दूसरा, वो जो मैट्रिक्स अभी अपन ने बनाई थी उसको फॉलो करे तो वो चतुर्विम सदिश होता है। इसीलिए वेक्टर ए भी चतुर्विम सदिश कब होगा, पहला काम उसमें ये वाली चीज निश्चर रहनी चाहिए, और दूसरा वो लॉरेंज रूपांतरण समीकरणों को जैसे लिखते हैं ना वैसे ही उसको भी लिखा जा सके। अतः आपके पास अगर कोई भी सदिश को चतुर्विम सदिश प्रूफ करना है तो दो कंडीशंस अप्लाई होनी चाहिए। पहली ये वाली निश्चर रहे, और दूसरी यानी चाहे तुम वेग की कह रहे हो चाहे तुम किसी की भी कह रहे हो, उसके घटकों के वर्गों का योग निश्चर रहे, और दूसरा उन्हें मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा जाए। यानी कि अगर हमें a1 डैश, a2 डैश,
A3 डैश A4 डैश की वैल्यूज निकाल ली हूं, A1 A2 A3 A4 की फॉर्म में, तो वो मैट्रिक्स नहीं बदलती है। गामा 0 0 आयोटा बीटा गामा, 0 1 0 0 0 0 1 0 माइनस आयोटा बीटा गामा 0 0 गामा। और अगर इसको अपन लोग प्रदिश संकेतों के रूप में लिखें तो, या फिर तथा ऐसे लिख लो, A म्यू डैश की वैल्यू अगर अपन को निकालनी है तो समेशन V की वैल्यू 1 से 4, यहाँ पे वही A1 A2 A3 वाला, तो A ये म्यू निकाल रहे हैं तो म्यू पहले किया था ना, V वो समझा दिया था वही, और यहाँ पे A है ना तो यहाँ पे A, यहाँ पे V है तो ये वेरी करेगा, ठीक है। और यहाँ पे म्यू की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बदल रही है, जहाँ म्यू बराबर है 1 2 3 4, डन। तो यहाँ पे अपना ये चतुर्विम सदिश संरूपण का जो बेसिक था, जो इस पर डिपेंड करेगी आगे सारी चीजें, वो सब बता दिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे चतुर्विम वेग, नोट कर लो इसको पहले। चतुर्विम वेग, अब अपन ने अभी तक वेग के 3 घटक पढ़े हैं, अपन ने चौथा घटक भी हमें पढ़ना है। नया टॉपिक चतुर्विम वेग। हमें पता है कि जैसे s स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस नहीं माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये जो होता है वो हर निर्देश तंत्र में निश्चल रहता है। अगर मैं इसकी जगह डी एस स्क्वायर कर दूं तो क्या होगा, डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर। सी तो वैसे भी कांस्टेंट है ना, तो उसका डी सी तो कर नहीं सकते हो, क्योंकि डी सी तो जीरो हो जाएगा ना, सी तो कांस्टेंट है, अगर उसका अवकलन करेंगे डी सी तो वो जीरो हो जाएगा ना। तो करेंगे, अब हम जानते हैं कि क्या ये एस निर्देश तंत्र में ये एस डैश निर्देश तंत्र में बराबर होता है, यानी कि dx1 स्क्वायर प्लस dx2 स्क्वायर प्लस dx3 स्क्वायर प्लस dx4 स्क्वायर। ये चीज ध्यान रखना, डी पे पूरे पे है ना, ऐसे सिर्फ अकेले x पे स्क्वायर नहीं है। dx1 स्क्वायर, फिर dx2 स्क्वायर, फिर dx3 स्क्वायर, फिर dx4 स्क्वायर, फिर यहाँ से dx1 डैश स्क्वायर, dx2 डैश स्क्वायर, dx3 डैश स्क्वायर, dx4 डैश स्क्वायर। सही है क्या? अब इसके जो मेन इसके मूल संकेतों के रूप में लिखें इसको, तो मूल संकेतों का मतलब x1 को x, x2 को y, x3 को z, है ना। तो ये आ जाएगा dx स्क्वायर, ये dy स्क्वायर, ये dz स्क्वायर, और ये प्लस c dx4 होता है ना, तो उसकी जगह आएगा प्लस d, यहाँ पे आएगा आयोटा सी टी,
यानी कि देखा जाए तो आयोटा सी का स्क्वायर और डी टी का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर माइनस में इसी तरह से होगा ना। तो देखिए डी x4 होगा आयोटा सी टी का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर माइनस में सी का स्क्वायर ये रहा और बाकी डी टी का स्क्वायर बराबर सेम यहाँ पे डी एक्स वन हटा दो, डी एक्स डैश स्क्वायर प्लस डी वाई डैश स्क्वायर प्लस डी जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डी टी डैश स्क्वायर। अब क्या करें, दोनों तरफ से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस जैसे कॉमन लेंगे, यहां से भी माइनस कॉमन, वहां से भी माइनस, माइनस से माइनस तो कट जाएगा, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो ये सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर वाला टर्म तो आगे आ जाएगा, ये सब माइनस से गुणा हो जाएंगे। वहां पे भी डन। अभी करेंगे आगे, नोट करो यहाँ तक। पॉज करके नोट कर लेना, ऊपर का मिटा देती हूँ। आगे यहां से सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर ले लो कॉमन, यहाँ पे बचा 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर, यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर डी टी स्क्वायर तो यानी डी एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर माइनस यहाँ से सी स्क्वायर डी टी डैश स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर डी वाई डैश अपॉन डी टी डैश स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर डी जेड डैश अपॉन डी टी डैश स्क्वायर। नीचे से मिटाते हैं इसको। यहां तक करा, यहां से क्या करते हैं, ये 1 अपॉन सी स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहां पे क्या बचा यार। अब इसको अपन लोग कोई इक्वेशन कोई डाली हुई है क्या अभी तक? अभी तक तो नहीं डाली हुई, मुझे लगता है फर्स्ट इक्वेशन यही है। नोट करो यहां तक। ये डी टी डैश था ना यहाँ पे शायद, नहीं सही था। अब लिखेंगे माना निर्देश तंत्र एस व एस डैश में
वेग घटक क्रमशः ux, uy, uz तथा ux डैश, uy डैश, uz डैश हैं, तो समीकरण 1 से सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर बराबर 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर, यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर, वहाँ पे सी स्क्वायर डी टी डैश स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर, यहाँ पे यू एक्स डैश स्क्वायर यू वाई डैश स्क्वायर यू जेड डैश स्क्वायर। नोट करो यहाँ तक, फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे एक चीज और करनी है अपन को, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर काट देना है, नोट करो। पॉज करके एक बार नोट कर लिया करो। अब एक बार मिटाती हूँ सारा, नीचे नीचे की लाइन छोड़ देती हूँ। तो यहां से डी टी स्क्वायर 1 माइनस, ये देखो अगर मान लो वेक्टर u है यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप प्लस यू जेड के कैप, तो यू स्क्वायर क्या होगा यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर होगा ना, तो ये हो गया यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। वहाँ पे डी टी डैश स्क्वायर वो क्या होगा 1 माइनस यू डैश स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, दोनों तरफ अंडर रूट करें अगर तो यहाँ पे आ जाएगा डी टी 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 1/2 बराबर डी टी डैश 1 माइनस यू डैश स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर की पावर 1/2। इक्वेशन हो गई 2, या 2 इक्वेशन मत करो, मैं एक बार साइड में एक चीज समझा देती हूँ, पहले यहाँ तक लिख लो, मैं नीचे वाली लाइन पे मिटा देती हूँ। देखो क्या था, हम लोगों ने जब सकाल वृद्धि पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था डी टो बराबर डी टो नोड अपॉन 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, या अगर कण वी से चल रहा था तो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 1/2। ये होता था हमारे पास उचित समय अंतराल, और ये वाला जो होता था ये अपन को निकालना होता था। हम लोग ये जो निकालने वाले को तो दिखा देते हैं डी टी से, और जो उचित होता है इसको दिखा देते हैं डी टो से। तो उचित समय अंतराल डी टो क्या होगा डी टी गुणा 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 1/2 होगा ना। तो यहाँ पे ये जो है ये किसके बराबर हो गया उचित समय अंतराल, किसमें एस निर्देश तंत्र में, और ये किसमें हो गया उचित समय अंतराल किसमें एस डैश निर्देश तंत्र में, ठीक है ना। तो इसका मतलब जब अपन चतुर्विम वेग निकाल रहे होते हैं तो उसमें जो समय अंतराल होता है ना उचित समय अंतराल, वो एस और एस डैश में नहीं बदलता। तो लिखेंगे यहां लॉरेंज रूपांतरण में डी टो का मान निश्चल रहता है, यहां लॉरेंज
रूपांतरण में डी टॉ का मान निश्चर रहता है, यानी ये बदलता नहीं है, और बदलता नहीं है इसीलिए तो इसका नाम उचित समय अंतराल था। निश्चर रहता है इसीलिए इसे उचित समय अंतराल कहते हैं। इसीलिए इसे उचित समय अंतराल कहते हैं। नोट करो इसको। अब इससे आगे का जो अपन को टॉपिक करना है वो अपन को करना है कि जो ये चतुर्विम वेग है यू म्यू, यानी इसके 4 घटक वो हमें निकालने हैं। फिर उसका अपन लोग स्क्वायर करके घटक का उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो वो सब कुछ हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।